अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो सैमसंग S23 प्लस के ऊपर है। इसमें कस्टमर के कहने के हिसाब से ये है कि ये कभी हैंग एंड लोगो रहता है, कभी रिस्टार्ट होता है और कभी-कभी ऑन भी हो जाता है और कभी-कभी क्या हो रहा है, ऑन नहीं होएगा तो 2-2 3-3 दिन ऑन नहीं होता है। ठीक है? तो इसकी जो समस्या है, ऑलमोस्ट मैंने अभी तक का जितना एनालाइज़ किया है, ये सारे फ़ोन के अंदर क्या हो रहा है, इसका सीपीयू फेल्ड है। सीपीयू फेल्ड मतलब ये होता है कि ये कंपनी से फेलर प्रॉब्लम है। ये सीपीयू ड्राई होने की वजह से ये सारी समस्या आती है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी सीपीयू कैसे रिवॉल्व करना है और प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना भी सैमसंग का यस सीरीज है, यन सीरीज है, उसके अंदर जो है क्या है, सीपीयू फेलर में ये केस बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे आपका ऑडियो बंद होना, टच नहीं चलना, ये सारा क्या है, ये सीपीयू का फेलर है। ये आप ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। एक बार जैसे इधर डाइवर्ट वैल्यू लेंगे कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद डायरेक्ट आप सीपीयू बना सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ये बैटरी कनेक्ट करके इसको एक बार ट्राई करते हैं ऑन करने की, कि क्या कस्टमर के कहने के हिसाब से सही है। क्योंकि मेरे पास जितने सेट आते हैं वो सारे शॉप वाले के रहते हैं, ना कि डायरेक्ट कस्टमर से आया हुआ रहता है। तो अभी देख सकते हैं कि पावर बटन प्रेस करने से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है? तो इसको सबसे पहले एक बार चार्जिंग लगाएंगे और चार्जिंग लगा के एक बार चेक करेंगे कि कितना एम्पियर कंजप्शन कर रहा है और क्या चार्जिंग के लगाने के बाद ये हमारा फ़ोन लोगो या रिस्टार्ट या किसी केस में हो रहा है क्या। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, अभी जब मैं चार्जिंग लगाया हूँ तो इसकी डीएम और डीपीएम 2.2 वोल्टेज पे काम कर रहा है। ठीक है? मतलब डीएम डीपी शॉर्ट सर्किट में नहीं है। उसके बाद जब मैं इसको चार्ज कनेक्ट किया हूँ तो ये 5 वोल्टेज पे है, लेकिन इसमें ना कोई एम्पियर कंजप्शन कर रहा है, ना ही कोई वाट कंजप्शन कर रहा है। ठीक है? देखो एक बार दोबारा से लगा दिया, वापस से मैं फ्लेक्स लगा के निकाल के लगाऊंगा। तो अब एक चीज को गौर करना, जैसे ही मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर 0.2 एम्पियर का कंजप्शन कर रहा है। ठीक है? और कितना वाट पकड़ रहा है, 1 वाट। तो इस चीज से क्या कंफर्मेशन हो रही है कि ये बैटरी अभी फिलहाल लो में है, जिसकी वजह से ये जब हम इस बैटरी को डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसके एम्पियर कंजप्शन 0 हो जा रहा है। ठीक है? अभी देखो दोबारा से मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट किया, इसमें कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं ले रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें बैटरी की वोल्टेज को चेक करना है कि जिसके अंदर जो बैटरी है, इसकी बैटरी कितनी चार्ज है, क्या बैटरी कितना चार्ज है, सबसे पहले इसको देखना होगा। ठीक है? तो बैटरी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको रखेंगे डीसी मोड पे मल्टीमीटर को, और बैटरी की एम्पियर जो वोल्टेज है इसको चेक करेंगे। ठीक है? तो ये हमारी प्लस पॉइंट है और ये है निगेटिव पॉइंट। तो इसके हिसाब से क्या है कि हमारी बैटरी 4.009, मतलब ये हमारी बैटरी 4 वोल्टेज की है, 4 वोल्ट इसके अंदर है। लेकिन बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसका कंजप्शन जो है ये 0 हो जा रहा है। ठीक है? देखो ये 0 हो गया, अभी निकल गया तो फिर वो सेम कंडीशन में आ जा रहा है। तो ये चीज अगर आप लोगों के साथ में हो रहा है तो इसका जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि ये फोन का सीपीयू रिपेयर करने से ये इसका प्रॉब्लम का फिक्स हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, अब बोर्ड को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इतना तो मुझे कंफर्मेशन हो गया कोई लोगो नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभी आ भी जा रहा है। ठीक है? अभी जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो इसके मदरबोर्ड को क्या करना है, बाहर निकालेंगे, कैमरा वगैरह को साइड करेंगे और थोड़ा सा बोर्ड को प्री हीट करेंगे। जैसे ये हमारा मदरबोर्ड है ना,
तो इसको मैं थोड़ा सा प्रीहीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा प्रीहीट किया। प्रीहीट करने के बाद दोबारा से मुझे कंफर्मेशन करना है कि क्या हमारा फोन का एम्पियर कंजप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वापस से मैं लगाया, विदाउट बैटरी 0.2 लिया, 3 एम्पियर तक 4 एम्पियर तक कंजप्शन होने लगा। ठीक है, विदाउट बैटरी। अब मैं बैटरी लगाऊंगा। ठीक है, अभी बैटरी लगाया तो कितना ले लिया, 1.8। और चेक करेंगे तो यहाँ पर लोगो आ गया। इसका मतलब क्या है, इस बोर्ड के अंदर सीपीयू का प्रॉब्लम 100% है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका सबसे पहले रैम को रिमूव करेंगे, सीपीयू निकालेंगे और परफेक्ट वे से निकालेंगे। क्या टेम्परेचर यूज कर रहे हैं आगे देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसके अंदर एम्पियर कंजप्शन भी लेने लगा, 5 वोल्ट से 9 वोल्ट में कन्वर्ट भी हो गया। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा, अभी 9 वाट पे चार्ज करने लगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, अभी फिलहाल 5 वोल्ट पे ये चार्ज कर रहा है। अभी देखो, जब हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने पे कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रहा था, उस टाइम हमारा डीएमडीपी कितना एम्पियर ले रहा था, 2 एम्पियर, 2 वोल्टेज पे काम कर रहा था। उसके अंदर जो वोल्टेज चल रही थी वो 2 वोल्टेज ले रहा था। लेकिन जैसे ही फोन ऑन हुआ, ये कितना हो गया, यहाँ पर डीपी और डीएम का कितना कंजप्शन हो गया, 0.7 का। तो ये जो है इसकी रियलिटी है, 0.7 वोल्टेज पे काम करना। लेकिन जब फॉल्ट रहेगा तो वहां पर कितना वोल्टेज आएगा, 2 वोल्टेज के आसपास आएगा, किसी किसी में 3 वोल्टेज भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी फोन लोगो रिस्टार्ट मार रहा है। तो ठीक है, अब आगे इसका सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। तो सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजों के ध्यान रखना है और कैसे करना है, ये आगे के वीडियो में बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर दिखाएंगे। ठीक है, अभी ये स्टिकर है, इस स्टिकर को निकालने के लिए थोड़ा सा प्रीहीट करना है और ये स्टिकर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सीपीयू और रैम है। देखो, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं यहाँ पर इधर से पतरा कट करके काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पूरा सील्ड निकालने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं पूरा सील्ड रिमूव करने से काम हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग निकालें। क्योंकि देखो, आपको जितना ज़्यादा सेफ्टी लगे कि हमारा मदरबोर्ड इस हिसाब से सेफ रहेगा, आप उस हिसाब से काम करें। ऐसा आपके दिमाग में मत रखिए कि मैं पूरा सील्ड कट कर दूंगा तो प्रॉब्लम आएगा। नहीं, आपके काम करने का तरीका जो है अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ से ये सीपीयू निकल सकता है विदाउट इस सील्ड कट किए हुए, लेकिन सेफ्टी के अगर पर्पज के हिसाब से देखेंगे तो सील्ड रिमूव कट कर लेना ही बेहतर है। तो चलो आगे देखते हैं कि कट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो 1 बाय 1 करके देखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमें सील्ड कट करना होगा। तो एक चीज को याद रखना है कि जितने भी लेयरिंग वाले बोर्ड हैं, या तो आप अपर लेयर पकड़िए या तो डाउन लेयर। मतलब कहने का यह है कि दोनों लेयर एक साथ में मत पकड़ें। दोनों लेयर को एक साथ में पकड़ने से क्या होएगा कि जब आप हीट ऊपर करोगे तो लेयर को आपस में एक दूसरे से बोर्ड छोटा बड़ा होता है। तो क्या रहेगा, प्रेस होने की वजह से जैसे आप हिट करोगे बोर्ड आगे पीछे होएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अब आप उसके बाद जितना मर्जी उतना सीपीयू लगाते रहो निकाल के, वो फोन ऑन नहीं होएगा। उसके बाद आपको लेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है, ये बोर्ड होल्डर के अंदर बोर्ड को लगाना, और याद रहे इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, टाइट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ये
स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करें अब आगे से देखेंगे, ठीक है। तो हालांकि यहाँ साइड में कोई ग्लू नहीं है, तो इसको कट करने की जरूरत नहीं कि मुझे ग्लू कट करना है। अगर कोई ग्लू वगैरह होता तो मैं जाहिर सी बात है कि ग्लू मुझे कट करने की जरूरत पड़ता। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, रैम को रिमूव करेंगे। देखो ये जो रैम की नोजल है ये आपकी सीपीयू की नोजल है। अगर आपको याद नहीं रहता तो क्या करें, ये नोजल जैसे है तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा स्क्रैच करके रखें। इस तरह से स्क्रैच करने से क्या होगा कि आपको नोजल याद रहेगा, समझिए। तो ये अपने अपने हिसाब से करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पेस्ट डालना है और पेस्ट डालने के बाद इस बार मुझे टेम्परेचर रखना जो है वो 335 रखना है। कितना रखना है, 335 से लेके 330, 320 या 350 टेम्परेचर पे पहले कम से कम 40 से 50 सेकंड इसको प्रीहीट करना है इसके सीपीयू को, ठीक है, निकालने के लिए। इससे क्या होगा कि आपका सीपीयू कभी खराब नहीं होएगा अगर प्रीहीट करके इसको निकालेंगे तो, ठीक है। तो पहले प्रीहीट करते हैं। इतना टाइम आपको क्या करना है, प्रीहीट करना है। उसके बाद जो टेम्परेचर रखोगे, अगर वाइसेस का R1 Pro यूज कर रहे हैं तो 425 रखना है या 400 के आसपास रखना है या 430 रख लेना। उसके बाद 30 सेकंड इसको प्रीहीट करेंगे। ये आपका सीपीयू निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपका सीपीयू डैमेज नहीं होगा, आपका यूएफएस खराब नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के करना है। क्यों, या सीरीज पे या सैमसंग के जितने भी बड़े मॉडल हैं, अगर उसके ऊपर हाई टेम्परेचर से आपने सीपीयू निकाला तो हो सकता है आपका सीपीयू इंटरनली 1.8 की जो लाइन होती है वो शॉर्ट हो जाएगी, हो सकता है आपका सीपीयू मर जाएगा, हो सकता है आपका सीपीयू शॉर्ट सर्किट में हो जाएगा, समझ गए आप। और रैम भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो अभी रैम को रिमूव कर दिए, उसके बाद 138 आयरन के अंदर लेना है और इस तरह से उसके टेम्परेचर जो है ओरिजिनल वाला उसको चेंज करना है। उसके बाद पहले ऊपर के क्लीन करेंगे, उसके बाद सीपीयू को रिमूव करेंगे। देखो इस केस में हालांकि आपका रैम ड्राई होता है, रैम ड्राई होने की वजह से फोन रिबूट करने लगता है, तो आप रैम रिवॉल्व करेंगे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना है तो आपको साथ में सीपीयू भी रिवॉल्व कर देना है। रैम निकाल के रिवॉल्व करने से क्या होगा, आपका फ़ोन चालू तो हो जाएगा, लेकिन कस्टमर का ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि वो 10 से 15 दिन के अंदर वापस से रिटर्न आएगा। क्यों रिटर्न आएगा, क्योंकि उसके साथ साथ में जब आप रैम रिवॉल्व करते हैं तो साथ साथ में आपका सीपीयू जो है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, प्रीहीट करना है। प्रीहीट करने के बाद उसके बाद थोड़ा हाई टेम्परेचर पे करना है। हाई टेम्परेचर कहने का मतलब है कि जितने से आप प्रीहीट कर रहे हैं उससे कम से कम मिनिमम 100 डिग्री आपको अप करना है, तो जाके आपका प्रॉपर से आपका आईसी रिमूव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब मेरा सीपीयू क्लीन हो चुका है, अब उसके बाद मुझे सीपीयू निकालना है। तो सीपीयू निकालने के लिए फिर वही सेम प्रोसेस हमें करना है। फिर मैं वाईसीएस के R1 Pro से निकाल रहा हूँ, तो 335 के ऊपर मैं इसके टेम्परेचर से प्रीहीट करूँगा मिनिमम 40 सेकंड।
इतना आपको प्रीहीट करना है। उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 425 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर 30 सेकंड तक मिनिमम प्रीहीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको टेम्परेचर करना है 475 10 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सीपीयू बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पहले बोर्ड की सरफेस को क्लीन करना है। सीपीयू को ठंडा होने देना है। ऐसा नहीं हो कि पहले निकाले लाओ सीपीयू को आयरन से क्लीन कर देंगे, नहीं, उस टाइम नहीं करना है, क्योंकि सीपीयू को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद आपको क्लीन करना है सीपीयू को। फिर इस जगह को भी 138 से कन्वर्ट करेंगे। देखो, इस तरह से काम करने से क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर वे अगर काम हो रहा है तो शायद आपका फ़ोन रिटर्न आने के चांसेस बहुत ही कम होता है। अगर रिटर्न आने की अगर बात करें तो इसमें एक समस्या और होती है कि आपका पीपीडी का भी रोल है। रोल जो होता है पीपीडी का, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी पीपीडी यूज करेंगे तो हो सकता है आपका फ़ोन रिपीट आ सकता है। तो बेहतर ये है कि मार्केट में जब भी आप पीपीडी खरीदें तो ये पूछ कर जरूर खरीदें कि एक्सपायरी पीपीडी ना सेलर दे दे। तो ये आप हर एक सेलर से आप अपने हिसाब से बात करके ले सकते हैं। अच्छे तरीके से डिसोल्डर से क्लीन करना है। जितना ज़्यादा आपकी क्लीनिंग होगी अच्छे तरीके से, उतना बेहतर से आपका सीपीयू इंस्टॉल होगा। ये हो गया क्लीन। दूसरा चीज क्या है, जो भी आपके कंपोनेंट आगे से पीछे हो चुके हैं और इसी टाइम आपको फिक्स कर देना है। तो ये क्या होता है कि डिसोल्डर करने के टाइम पे जब डिसोल्डर आपका ज़्यादा हीट है तो आपका कंपोनेंट आगे पीछे हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको जस्ट थोड़ा सा प्रीहीट करके इसको फिक्स कर दें। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कैपेसिटर निकाल के फेंक देंगे, नहीं, निकाल के नहीं फेंकना है। कंपनी वाले कुछ ना कुछ पर्पज के हिसाब से ही लगाए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिना काम की लगी हुई है। ठीक है, तो सरफेस क्लीन कर दिए। उसके बाद एक बार वेरीफाई करना कि कोई पैड जो है ब्रेक तो नहीं है। ये सब चीजें क्या है अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। अगर कोई पैड टूटा हुआ है तो उसको बनाना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ से कोई भी पैड क्रैक नहीं है। उसके बाद जो सेकंड काम है, उसके बाद आपको सीपीयू क्लीन करना है। ठीक है, तो सीपीयू क्लीन करने के लिए आपको याद रहे, इस तरह से आपका पास होना चाहिए, कोई भी हो और किसी भी कंपनी का हो, और ज्यादा प्रेस ना हो कि आपका सीपीयू जो है वो बेंड हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से एक कंपोनेंट जो है हमारा, ये जीपीयू के लिए लगा रहता है, ये कैपेसिटर, तो ये सारे लगा होना चाहिए, इसको निकाल के फेंकना नहीं है। ये निकाल के अगर आप फेंकोगे तो कई बार आपको समस्या देखने को मिलेगी कि आपका फोन चालू तो हो जा रहा है, लेकिन हर 3 से 4 मिनट के अंदर आपका फोन रिबूट होगा। समझिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि निकालेंगे उसको डिसोल्डर से क्लीन करके फेंक देना, नहीं, ये सारा चीज को ध्यान से अच्छे तरीके से काम करना है। हो जाता है कई बार काम करने के टाइम पे वो निकल भी जाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, उसको दोबारा से उस जगह पे लगा दो। देखो, अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपका काम बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा सिर्फ समय लगता है इस तरह काम करने से। इस तरह के जब भी काम करेंगे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये साफ सफाई से काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली बस लिए रिवॉल्व करके लगा दिए, कस्टमर का चालू हो गया, पैसे ले लो, बाकी कस्टमर की बात समझिए। तो इस तरह के काम नहीं करना है। काम जो भी हो प्रॉपर काम करो, क्योंकि कस्टमर इसी चीज का आपको पैसे देते हैं। ठीक है, इतना क्लीन करना है। उसके बाद आपको रिवॉल्व कर देना है इसको। तो देखो, यहाँ पर पैड के कुछ कुछ छोटे छोटे हैं, तो उसको भी साफ कर लेना है। अगर जरूरत पड़े तो आप डिसोल्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जब लग जाता है वहां पर तो वो जल्दी साफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सीपीयू था वो क्लीन हो चुका है। उसके बाद रैम को क्लीन करेंगे, फिर रिवॉल्व करेंगे, ताकि दोनों एक साथ में रिवॉल्व हो जाए। देखो, मैं बिलेट लगा के चेक कर रहा था कि क्या बिलेट से क्लीन करने में परफेक्ट रहेगा, लेकिन बिलेट लगाने से क्या हुआ, मुझे लगा कि ये बिलेट लगाने से आपकी रैम सेफ नहीं है। इसकी वजह से मैंने बिलेट साइड कर दिया। ये आयरन से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिसोल्डर से इसको साफ कर देना। याद रहे कि डिसोल्डर से ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो आपके रैम की जो स्किन है वो निकल जाएगी।
ठीक है। उसके बाद इसको रिवॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वो क्वालकॉम की है 8550 और ठीक है। तो पहले स्टेंसिल निकालेंगे। पचासी 50 ये सीपीयू का स्टेंसिल है और इसमें हम लोग जो पीपीडी यूज करेंगे वो यूज करेंगे 183 का मांट। मैं बता दूं ये बहुत अच्छी पीपीडी है क्योंकि ये अभी तक जितने मैंने सेट रिपेयर किए हैं लगभग 2 साल के अंदर आज तक कोई भी रिपीट में नहीं आया क्योंकि बहुत अच्छा पेस्ट है इसका और रिपीट ना आता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने की वजह से ये बहुत बढ़िया है। बाकी सबकी चॉइस अलग अलग है, कुछ किसी की अलग है किसी की अलग है, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मांट की है 130 है। ठीक है, फिर भी चलते हैं, अब इसको रिवॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है रिवॉल्व कर रहे हैं रैम को। तो रिवॉल्व करने के लिए देखो किसी गिलास की ज़रूरत नहीं है आपको या किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ये पैड लेना है इस तरह के, वो चाहे किसी भी कंपनी के हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बैंड ट्यूजर से इसको पकड़ना है। जैसे बैंड की हुई ट्यूजर रहती है इस तरह के ट्यूजर से आपको पकड़ना है। इससे क्या होगा कि आपको खाली सिर्फ ऐसे ऊपर से रख देना है और आपके हाथ की वेट इतना है कि ये आगे पीछे नहीं होएगा और ऑलरेडी इसके अंदर मैग्नेटेड होते हैं। तो जस्ट आपको ऐसे फिल करना है, प्रेस नहीं करना है फिल करने के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा लाओ प्रेस करके फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फिल करना है। उसके बाद क्लॉथ से क्लीन करना है। और जब आपको टेम्परेचर यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता है कि 138 रखें, 300 रखें, 500 रखें, आपको जितना इच्छा रहे उतना आप रख सकते हैं। बस जस्ट क्या करें, एक ऐसा आयरन, ये जो आपकी एयर गन है ना वो किसी एक कोने पर रखना है। ऑटोमेटिक धीरे धीरे बनती जाएगी, धीरे धीरे आपको एयर गन को आगे करते जाना है इस तरह से। ठीक है, तो यह आपका रिवॉल्व हो चुका है। उसके बाद स्टेंसिल को निकालेंगे। अब यहाँ पर दो चीज है, या तो आप ऐसे सादे से विदाउट फ्लेक्स हिस्ट मारेंगे तो ये बॉल सेम साइज का हो जाएगा, या तो आप पहले ही फ्लेक्स डाल दें। लेकिन एक चीज को याद रखना है कि अगर आप आईसी के अंदर फ्लेक्स डाल के इसके बॉल को सेव कर रहे हैं, जिसकी साइज सेफ साइज है, जो साइजें हैं उसको एक साइड कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, जब इंस्टॉल करना है तो उस टाइम फ्लेक्स नहीं डालना है। अगर उस टाइम आप फ्लेक्स डालेंगे तो क्या होगा कि आपका सीपीयू या रैम हवा में तैरने लगेगा, तो जिससे आपका इंस्टॉलिंग करने में बहुत बड़ी समस्या आएगी। ठीक है, तो ये आपका रैम रिवॉल्व हो चुका है। उसके बाद सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। देखो सबका बताने का, सबका करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मेरे अंदाजे के हिसाब से अगर ये आप डीटीसी का कैप निकाल देंगे तो मैंने बहुत सारे सेट में देखा है कि दूसरे शॉप से मेरे पास आए हुए हैं बनाने के लिए, उसके उनका कहने रहता है कि हर 3 मिनट 4 मिनट पे 5 मिनट पे ये रिस्टार्ट मार देता है। तो मैं जस्ट कुछ करता नहीं हूँ, उसके अंदर बस सीपीयू निकाला और ये डीटीसी की कैप इंस्टॉल किया, वापस से लगा के देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लोगों को लगता है कि मैं कुछ और किया हूँ, लेकिन मैं कुछ और नहीं करता हूँ, बस ये डीटीसी की कैप इंस्टॉल करके दे देता हूँ। किसी भी सेट से निकाल लो, OnePlus के सेट से निकाल लो या सैमसंग वाले से निकाल लो, जिधर से आपको वहाँ पर कंफर्टेबल बैठ जाए वो कैपेसिटर, वो उससे निकाल के डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे अंदाजे के हिसाब से जितने भी डीटीसी कैप लगे हुए हैं वो सारे सेम साइज के ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्स डालेंगे और इसको एक बार फिर से दोबारा से प्रीहीट करेंगे। लेकिन प्रीहीट करने के टाइम पे एक चीज़ याद रखना है, कभी कभी क्या होता है फ्लेक्स डालने से ना ये बॉल बाहर आ जाता है,
तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना ये किस जगह से बॉल बाहर आया हुआ। तो जैसे ये यहाँ से बाहर आया हुआ तो वहां पर रख देंगे वापस से। ठीक है, फिर से दोबारा हिट करेंगे। दोबारा हिट करने से क्या होगा कि जो आपकी बॉल नहीं लगा रहेगा वो लग जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक बॉल और ऊपर आ चुका है। अब ये किस जगह से आया है उसको देखना होगा। ठीक है, इसको साइड अभी फिलहाल रखता हूँ, यहाँ से आया हुआ। ठीक है, तो दोबारा से वहां पे क्रिएट कर देना तो लग जाएगा। तो अब स्टेंसिल को बाहर कर लेंगे और एक बार वेरीफाई करना है खुद से मैनुअल कि ऐसा तो नहीं कि कोई बॉल और नहीं लगा हुआ है या दूसरी जगह लगा हुआ है। कई बार ये चीज आपके साथ फेस होगा। देखो कई बार क्या होता है बॉल वहां क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहां पर डस्ट रहता है जिसकी वजह से वहां पर नहीं लगेगा। तो ये आपकी सिक्की रिवॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब जो डस्ट वगैरह है आप इसको एक बार मैनुअल से ऐसे क्लीन कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले काम जो हो गया वो बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करना है। तो ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसके अंदर इंस्टॉल करना है। तो मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका कि इसके अंदर अगर आप फ्लेक्स डालेंगे तो बोर्ड के अंदर नहीं डालना है, और बोर्ड के अंदर डालेंगे तो आईसी के अंदर नहीं डालना है। ठीक है, तो चलो इसके आईसी की अलाइजमेंट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ये आईसी की अलाइजमेंट हो चुकी है। उसके बाद ये क्या करना है, आप कोई भी टेम्परेचर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लगाने के टाइम ये खराब नहीं होता है, ऑलमोस्ट जितना खराब होएगा वो क्या होएगा, निकालने के टाइम पे ही खराब हो जाता है। तो एक बार अच्छे तरीके से अलाइनमेंट करेंगे, क्योंकि क्या हुआ अभी बोर्ड उठाए तो अलाइनमेंट आगे पीछे हुआ। ठीक है, इस तरह से के बाद हिट करना। थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा तो क्या रहेगा कि वो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा जब आपकी प्री हिट होगी आईसी। आईसी आपका लग चुका है। थोड़ा सा वेट करेंगे कि जो हमारी आईसी की बॉल है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, उसके बाद रैम को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो एक इसका पहचान क्या है कि ये जो यल बना रहता है ये आपकी नोच पॉइंट है, या ये जो सिल्वर वाला कोने की है ये भी आपका डॉट का वो है, किस तरफ डॉट रहेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर राउंड भी बना रहता है। ये तीन चीजें हैं इसकी पहचान की जो आपको नोच पता करने का। चौथी चीज जो है वो आप अपने से खुद से बना सकते हैं, अगर हो सकता है किसी के आईसी के अंदर ना दिया रहे तो आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे स्क्रैच कर देना है पहले ही। ठीक है, उसके बाद रैम को अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करेंगे आयरगन से। लास्ट में मैं फ्लेक्स डालूंगा। थोड़ा सा आईसी को मूव कराता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है आईसी। अब इसको क्या करेंगे, कूल्ड करेंगे कि ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद ऑन करके चेक करना है। नहीं तो ये सैमसंग का फोन है, अगर आपका फोन हीटेड है मदरबोर्ड
तो वो फ़ोन बड़ा मुश्किल से जल्दी ऑन नहीं होएगा। जब तक वो ठंडा नहीं होएगा तब तक ऑन नहीं होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा फैन लगाएंगे कि जल्दी ये कोल्ड हो जाए। तो ये प्रोसेस कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि जिनको भी सीपीयू रिवॉल्व करने में समस्या आ रही है, अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनके फ़ोन में कभी समस्या नहीं आएगा। ठीक है, तो दोबारा से एक बार ऑन करेंगे कि क्या हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ, चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं विदाउट बैटरी 0.2 एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। वोल्टेज है 5 वोल्टेज है और वाट कितना लगेगा 1 वाट पे ये अभी हो रहा है। अब बैटरी लगा के देखेंगे। ठीक है, बैटरी लगाए तो अभी कोई भी कंजप्शन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ऑन होना चाहिए फ़ोन इस कंडीशन पे। कभी कभी हीट रहता है बोर्ड तो वो भी ऑन नहीं होएगा। अगर इस बार ऑन नहीं हुआ तो क्या हुआ कि आपका सीपीयू प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है, ये देखना होगा। तो ये शायद आपका सीपीयू प्रॉपर नहीं लगा हुआ है। तो एक बार क्या करेंगे, इसको एम्पियर अभी वोल्टेज चेक करेंगे कि ये कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा रैम प्रॉपर नहीं लगा है या सीपीयू प्रॉपर नहीं लगा है वो देखेंगे। दो सौ पैंसठ, मतलब अगर मैं 47 ऑटो लेंगे तो 265 का मतलब होता है कि 220 के आसपास ये जाके स्टक हो गया। ठीक है, तो इतने पे स्टक होने का मतलब ये है कि आपका रैम प्रॉपर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, दोबारा से एक बार रैम को चेक करेंगे। अगर इसमें कुछ समस्या आया हो तो रैम को चेंज भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्या है कि इसकी रैम खराब हो चुकी होगी। एक बार दोबारा से प्री हीट करेंगे और चेक करेंगे, अगर ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रैम को चेंज करेंगे। ठीक है, एक बार प्री हीट किए, दोबारा से कोल्ड करेंगे और चेक करेंगे इसको। अगर नहीं ऑन हुआ इस बार तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रैम को चेंज करेंगे।
दोबारा से चेक करेंगे। ये ऑन हो चुका। इसका मतलब हो सकता है प्रॉपर से नहीं लगा रहेगा, तो दोबारा से चेक करने से ये प्रॉपर हो चुका है। अभी एम्पियर चेक करते हैं कितना कंजप्शन कर रहा है चार्जिंग के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इससे पहले 5 वोल्ट पे चार्ज हो रहा था, अभी 9 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया और 21 के आसपास इसकी वाट हो चुकी है और 2.2 एम्पियर, मतलब हाई एम्पियर पे ये चार्ज कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये पीडी चार्जिंग हो रहा है, तो ये फ़ोन आपका ऑन हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा कि भाई किसी को मेरी वीडियो से कुछ तो लाभ मिल रहा है। अगर किसी को कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो ऐसा वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, कि जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है हम खामखा वीडियो बना रहे हैं। या आप लोग बताएं किस सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया जाए, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो उस कोशिश करेंगे कि उसी के पर्पज़ के हिसाब से आपको वीडियो बना के देने की। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, और ये कैसे लगा और ये किस तरह से रिपेयर करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है या नॉलेज हो रही है तो ज़रूर बताएं कि इस तरह की वीडियो और भी बनाया जाए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में और किसी केस के अंदर। तो फिलहाल आज ये आया हुआ था, तो मैं सोचा आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाए कि कैसे CPU रिवॉल्व करें और प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करें। तो देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जस्ट कंफर्मेशन करने के लिए मैंने क्या किया है कि मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि ये CPU से प्रॉब्लम है या कहीं और से प्रॉब्लम है, तो उसका मैंने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मली एक पे हीट करके चेक कर लिया। मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अगर CPU का प्रॉब्लम नहीं होता, कहीं एरो से दिक्कत होती, तो ये फ़ोन ऑन नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि समस्या आपके CPU से ही थी, जिसकी वजह से प्रीहीट करने से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है। या पहले कैसा था, परमानेंटली डेड था, मैंने प्रीहीट किया, लोगो आया, तो इससे मुझे पता चल गया कि इसके अंदर CPU ड्राई है, जिसके वजह से ये फ़ोन के अंदर ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए गुड नाइट।